हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएएस। सो प्रीलिम्स सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से 9 PM सीरीज़ के अंदर लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स हैं जो अलग अलग जगहों पे पब्लिश होते हैं एंड वी डिस्कस दिस टॉपिक्स। ये सीरीज़ आपकी मंडे टू फ्राइडे होता है एंड बाकी के दिनों का भी लाइक जैसे सैटरडे को आपका मॉक सीरीज़ रहती है, मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022 रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, consider the following statement: to decriminalize minor offenses to promote ease of business. The bill emphasizes the rationalization of monetary penalties depending on the gravity of offense, bolstering trust-based governance. An increase of 5% of the minimum amount of fine and penalty levied under the expiry of every year once the bill becomes a law. सो जन विश्वास ये जो बिल है, अगर देखा जाए तो इस पर अभी ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आर्टिकल भी आया था एंड इस पे ये हेडलाइंस है जिस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है। सो टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट में देखा जाए बिजनेस किया जाता है, उसमें कोई ऑफेंस है तो उसमें ऐसा नहीं कि तुरंत उसे क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि इसका वाइडर इम्पैक्ट बिजनेस पर भी पड़ता है, पर्सन भी पड़ता है, जो लोग उस बिजनेस में काम करते हैं उस पर भी पड़ता है। तो उसमें फ़ाइन लगाई जा सकती है इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोविज़न की 2 साल की सज़ा हो सकती है, 6 महीने का सज़ा हो सकता है। तो उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल ऐसी सज़ा के प्रावधान को किया जा सकता है। सो जैसे माइनर जो ऑफेंसेस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करना, इट मीन्स जो मॉनेटरी पेनल्टीज़ हैं, पैसा लगा दिया गया, फ़ाइन लगा दिया गया कि लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी ऑफेंस है उस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो मॉनेटरी पेनल्टी है या पैसे की जो पेनल्टी है वो आपकी लगाई जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ फाइन एंड पेनल्टी लेविड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एवरी ईयर। हर साल लगभग 10% का इंक्रीज होगा। अगर आप 100 रुपये की पेनल्टी है तो 110 हो जाएगी, हर साल वो अपना इंक्रीज होता चला जाएगा। स्टेटमेंट गलत है, आंसर है दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स रिजॉल्व्ड इन इंडिया। यहाँ पे देखो, व्हाट आर द डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स रिजॉल्व इन इंडिया। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस का है। पहला देखा जाए, सो अटेम्प्ट्स आर ऑफन मेड टू रिजॉल्व interstate dispute with the cooperation of both sides, with the center working as a facilitator or a neutral mediator. If issues are resolved amicably, Parliament can bring a law to alter state boundaries. Article 249 of the Constitution give powers to the President to set up an interstate council for resolution of dispute between states. तो ये अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली देखा जाए, क्योंकि कई सारे एस्पेक्ट पे ये जो न्यूज़ भी है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आपका पब्लिश हुआ है। सो अटेम्प्ट आर ऑफन मेड टू रिजॉल्व इंटरस्टेट डिस्प्यूट विद द कोऑपरेशन ऑफ बोथ साइड विद द सेंटर वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर। सो यहाँ पे सेंटर जब भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो सेंटर एक फैसिलिटेटर या मध्यस्थता का काम करता है। तो कॉमन सा पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर आपका इफ इशूज आर रिजॉल्व एमिकेबली पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अ लॉ टू अल्टर द स्टेट बाउंड्री। अगर फिर भी है तो अगर जरूरत पड़ती है, दोनों एग्री करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट अगर अपने अंदर कुछ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेंजेस करना सकता है तो खुद के लॉ से कर सकता है, लेकिन आपको खुद की बाउंड्री खुद से डिफाइन नहीं कर सकता। इसके लिए पार्लियामेंट का जो लॉ है सिंपल मेजोरिटी से वो पास होके और ये किया जा सकता है, तो ये भी सही है। फिर इसमें लिखा है कि आर्टिकल 249, सो आर्टिकल 131 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131 के तहत कोई भी ऐसा डिस्प्यूट स्टेट के बीच का है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। उसमें ये प्रावधान आपका मेंशन है, ये भी है। नेक्स्ट जो यहाँ मेंशन है दैट इज आर्टिकल 249, तो ये आर्टिकल 263 है, जिसके तहत अगर जरूरत पड़ती है तो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है वो इंटर स्टेट काउंसिल का भी गठन कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पर जो है जो रिजॉल्व है वो आपका किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। सो यहाँ भी जो आंसर होगा दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, वाई सिंपल साइंस बिहाइंड क्राउड मैनेजमेंट नॉट अप्लाइड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सो लेसन फॉर मॉर्बी सियोल नॉट क्राउड कंट्रोल, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। सो यहाँ पे देखो, जो पुलिसमैन हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं टू कंट्रोल द क्राउड एंड नॉट मैनेज देम। द कंट्रोल टेम्पलेट एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग और लिमिटिंग ग्रुप बिहेवियर। द एसेंस ऑफ क्राउड कंट्रोल इज द यूज ऑफ मेजर्स टू एनफोर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे पुलिसमैन जो है दे आर ट्रेन टू कंट्रोल द क्राउड्स एंड नॉट मैनेज देम।
ऑल दो ट्रेन किया जाता है बट मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो लिमिटिंग ग्रुप बिहेवियर है वो भी एक एस्पेक्ट बन जाता है। सो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है हैज़ नाउ एमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन, जिसमें एक बहुत ही प्लान रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी जो मास है वो गैदर करती है और इसके लिए प्रॉपर क्राउड प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर तरीके से क्राउड प्लानिंग नहीं करते हैं तो उससे कई प्रकार के जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई स्टैम्पीड जैसी चीज़ों की भगदड़ जो मच जाती है वो देखने को मिलता है। तो एक जो लिमिटिंग ग्रुप बिहेवियर है उसको भी लेकर आना कि कई जो लोग हैं वो सारे नॉर्म्स रूल्स को फॉलो करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेजर्स हैं, मेजर्स लेना कि किस तरीके से उन चीज़ों को एनफोर्स कर देना कि क्राउड प्लानिंग आपने सब प्लान कर लिया, सब कुछ उस हिसाब से सारा सेटअप कर लिया, लेकिन अब जो चीज़ें हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको सही से इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को, सो वहाँ पे प्रयास ये करना है कि एक एनफोर्समेंट जो ऑर्डर है उसको कैसे जो भी मेजर्स आपके लेकर आए गए हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए भी प्रयास करने का जरूरत होती है। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिलाई कलान। इट इज अ 40-day period of harsh winter in Kashmir. During Chilai Kalan, the weather of Kashmir Valley continued to remain wet and cold. Chilai Kalan began from December 21, ends on January 31st next year. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 40-day पीरियड है ऑफ हार्श विंटर। विंटर का जो समय आता है कश्मीर के अंदर, वो चिलाई कलान ये शब्द इस्तेमाल भी करते हैं। कश्मीर वैलीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ठंड भी रहती है और थोड़ा बहुत यहाँ पे ये मेंशन किया इट्स वेट एंड कोल्ड। तो यहाँ पे वेट शब्द गलत है कि मतलब वेट अभी कैसे होगा, बारिश कैसे होगी, तो इट्स अ ड्राई एंड कोल्ड। चिलाई कलान बिगिंस फ्रॉम December 21 एंड एंड्स January 31st नेक्स्ट ईयर। तो 21 से लेकर 31 तक का ये रहता है। तो ये स्टेटमेंट से ये सही है एंड ये आपका गलत है, आंसर है दैट इज़ 1 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगर देखोगे तो ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया है, कश्मीर हार्शेस्ट विंटर पीरियड, चिलाई कलान बिगिंस ऑन ड्राई नोट। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धानु जत्रा। It is an annual drama-based open-air theatrical performance. This is celebrated in Bhargarh, Madhya Pradesh, and the Department of Culture of Government of India has accorded national festival status to Dhanu Yatra on November 2, 2014. तो यहाँ पे देखो ये आपका पब्लिश हुआ है, धानु यात्रा चेक डेट, हिस्ट्री, थीम एंड ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर थिएटर। सो धानु जत्रा या धानु यात्रा ये एनुअल ड्रामा ओपन एयर थिएट्रिकल सेलिब्रेट किया जाता है भारगढ़ के अंदर। एंड वी कैन से कि ये स्प्रेड है अक्रॉस 8 किलोमीटर रेडियस भारगढ़ म्यूनिसपैलिटी की अगर हम बात किया जाए। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर ये थिएटर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है ये, वन दैट फाइंड्स मेंशन इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका मेंशन है। और कृष्णा जो है उनसे रिलेटेड कई प्रकार के इसमें सेलिब्रेशन भी आपका किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट आपका दिस इज राइट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो भारगढ़ है ये इट्स नॉट इन मध्य प्रदेश, इट इज़ इन उड़ीसा के अंदर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ 1 एंड 3। अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो माय नेम इज सौरभ पांडे। अभी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो आप अमाउंट देख रहे हैं इसमें आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हैं। तो लाइव क्लासेस होती हैं, बैच कोर्सेस, वो भी सब एक्सेस कर सकते हैं। इसमें देखो आप मेरा कोर्स भी पूरे 18 महीने तक देख सकते हैं, जिसमें हम हिंदू भी कवर करते हैं, उसका माइंड मैप में आपको प्रोवाइड करता है, MCQs उसका PDF रहता है, फिर आंसर राइटिंग होती है, सब कुछ पूरा आपका जितना भी कंटेंट है वो सब करंट अफेयर्स के रिलेटेड कवर्ड है। इसके अलावा सिर्फ आप यही कोर्स ही नहीं, आप ऑप्शनल इस अमाउंट में देख सकते हो, सारे ऑप्शनल जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, जितने ऑप्शनल देखना है वो देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, एथिक्स, जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, कोड SPLIVE यूज़ करना है। ये कोर्स ऑलरेडी जनवरी का स्टार्ट हो चुका है 03 से, ठीक है, जनवरी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।